आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं पार्श्व गायक सुदीप जयपुर वाले। इनसे बातचीत की है जी शाम ने। श्रोताओं नमस्कार। आज हम जिस कलाकार से बात करने जा रहे हैं, आप हैं पोन्नियिन सेल्वन वन में गाना गाने वाले PS1 में। जी हाँ, AR रहमान की जिसमें कंपोजिशन है, जो फिल्म है मणिरत्नम की। जाहिर है कि आज एक ऐसे उदीयमान कलाकार, और यूं कहना होगा कि आगे चलकर ये आवाज़ घर घर तक पहुंचने वाली है, उनका हम विविध भारती के स्टूडियोज़ में हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे आके। इट्स एन ऑनर, अ प्रिविलेज टू बी हियर। और विविध भारती से जो एक रिश्ता है वो सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे परदादाजी, दादाजी, पिताजी, मतलब हमारा पीढ़ियों का रिश्ता है। तो यहाँ पे आके फैमिली में आना वैसे लग रहा है। और मैं बहुत ही थैंक यू कहना चाहूँगा विविध भारती को, जो मुझे ये उन्होंने आमंत्रण दिया, और उसके लिए मैं बहुत उनका आभारी हूँ। सुदीप जयपुर वाले हैं ये, और ये नाम देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके कानों में रस घोलता चला जाएगा। वैसे कई वर्षों से जो है ये आवाज़ आप सुनते आ रहे हैं। अगर हम ये कहें कि यादों के समंदर से कुछ जो है बातें आप निकाल कर लाएंगे इस कार्यक्रम में, और जो आसमां है उसे छूने की जो कोशिश कर रहे हैं आप, उसका जिक्र भी करेंगे, और जो वर्तमान में चल रहा है उसकी चर्चा तो होगी ही। तो अपने परिवार, अपने जो परवरिश और संगीत से जुड़ाव, इसके बारे में आप हमें बताइए। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ उसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुद को लक्की मानता हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब मानता हूँ कि सुबह जब नींद से आँख खुले उससे पहले ही जब आपको तानपुरे की आवाज़ सुनने मिल जाए, तो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। तो ऐसे परिवार में जन्म लेना, और मेरे परदादा जी गुणी गंधर्व पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी, जो कि अपने ज़माने के वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल पिलर्स जिसे कह सकते हैं वोकल्स में, और उनकी बनाई हुई बंदिशें जो कि राग की प्योरिटी को मेंटेन करते हुए साहित्य को, शब्दों पर उतना ही महत्व दिया है, और लय को भी उतना ही इम्पोर्टेंस, जितना स्वर को उतना ही लय को। तो छंद प्रबंध जो गायकी है वो हमारे घराने की काफ़ी मशहूर है, फेमस है। जयपुर कुंवर श्याम गोस्वामी घराना से हम बिलोंग करते हैं, और मैं 5वीं पीढ़ी हूँ इस घराने में। और मेरे दादाजी पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी, जो कि बहुत ही बड़े गवैये और कंपोज़र और टीचर रहे हैं। और मेरे पिताजी पंडित भवदीप जयपुर वाले जी, जिन्होंने काफ़ी प्लेबैक सिंगर्स को ट्रेन किया है और काफ़ी रियलिटी शोज़ में म्यूज़िक हेड रहे हैं। तो पिताजी ने काफ़ी कंटेस्टेंट्स को ट्रेन किया है और काफ़ी उनसे प्लेबैक सिंगर्स सीख के काफ़ी नाम किया है। उनमें से जो पॉपुलर सिंगर्स हैं, नीति मोहन है, अभिजीत सावंत फर्स्ट इंडियन आइडल, हर्षदीप कौर, भूमि त्रिवेदी, कीर्ति सगठिया, शान, मतलब लिस्ट काफ़ी लंबी है। दादाजी से भी काफ़ी बड़े बड़े दिग्गजों ने सीखा, जो कि पूरी दुनिया को सिखाते हैं, ऐसे लोगों ने सीखा, जिसमें से आशा भोसले जी हैं। मैं जब उनका नाम भी लेता हूं तो कान पे हाथ लगाता हूं, क्योंकि आपको पता ही है कि वो लेजेंडरी सिंगर हैं। और कविता कृष्णमूर्ति जी हैं, पंकज उदास जी हैं, जिन्होंने दादाजी से सीखा। तो इस घर में पैदा हुआ हूँ और अपने आप को मतलब बहुत बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि बॉर्न विद गोल्डन स्पून जिसे आप कह सकते हैं। क्योंकि मुझे जिस चीज़ की आसानी रही और जो मुझे मुश्किलात नहीं हुई, वो ये थी कि गुरु को ढूंढना नहीं पड़ा, घर में ही गुरु, पिता ही गुरु। तो बहुत आसानी से सीखने मिल गया, क्योंकि घर में किसी और स्टूडेंट को पापा सिखा रहे हैं तो वो सुन के ही मैं सीख रहा हूँ। हालांकि बचपन से मुझे कभी पिताजी ने फोर्स नहीं किया कि तुम्हें म्यूज़िक ही करना है, तुम्हें गाना ही गाना है। ये मैं कह सकता हूँ कि दादाजी के घूंटी में ही मुझे संगीत मिल गया।
क्या बात है। कहने का मतलब ये है कि एक संगीतमय माहौल में आपने जन्म लिया और परवरिश भी इसी तरह की हुई, और जी। आपकी रुचि किस तरह से फिर गायकी में जागी? जैसे कि मैंने कहा कि दादाजी ने घूंटी में ही स्वर दे दिया था, तो बोलने से पहले गाना शुरू कर दिया था। ये इंसिडेंट, दादाजी क्लास ले रहे थे और वहाँ पे महालक्ष्मी अय्यर जी भी सीख रही थी दादाजी से। मैं करीब 1-1.5 साल का था, तो मैं काफ़ी रो रहा था। तो सुनीता राव जी पॉप सिंगर हैं, उनकी जो मदर हैं कमला सिस्टर राव, तो वो मेरे दादाजी से सीखती थी। तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि कौन बच्चा रो रहा है। दादाजी ने बताया कि सुदीप रो रहा है। तो बोले अच्छा, ये क्यों रो रहा है इतना? तो दादाजी ने कहा आप एक चमत्कार देखेंगे। तो बोले क्या? कि मैं कुछ गाऊंगा और सुदीप रोना बंद करके मेरे साथ में वही गाएगा। तो बोले अरे ये कैसे पॉसिबल है, ये 1 साल का बच्चा ये तो रो रहा है इतना, तो कैसे हो सकता है? तो बोले देखिए। तो दादाजी ने मेरे तरफ देखा और उन्हें एक स्वर लगाया, तो मैंने रोना बंद करके उसी वक्त वो स्वर लगाया। क्या बात। तो मतलब ये आशीर्वाद उनसे मुझे मिला, और ये इंसिडेंट महालक्ष्मी अय्यर जी ने भी देखा है, और मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी ये चीज़ देखी। तो जब सुनीता राव जी का आई थिंक सेकेंड एल्बम था, उसमें एक गाना था केसरिया है रूप मारो, तो उसका जो बच्चे का पोर्शन था वो मुझे उस इंसिडेंट से मिला। अच्छा। उनकी मदर ने कहा कि अगर तुम्हें बच्चे की आवाज़ ही ढूंढ रहे हो, तो सुदीप तो 1 साल की उम्र में जिसने स्वर लगाया था वो तो अब तो ज़रूर कुछ ना कुछ गा रहा होगा, तो आप उसे बुलाइए। उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी? मैं 9 वर्ष का था। और रंजीत बारोट जी का म्यूजिक था उसमें। तो मैं मेरी दादी के साथ में वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो गया था, और वो गाना मैंने रिकॉर्ड किया। तो वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था इन द स्टूडियो। जब इंडी पॉप का जो वो ज़माना चल रहा था, तो उस दौरान ये गाना काफ़ी हिट हुआ। फोक टाइप का गाना था, तो स्टार्ट ही मुझसे होता था बच्चे की आवाज़ में। तो वो मैं 2 लाइन गाना चाहूँगा। गुनगुनाइए आप और गाइए, हमारे श्रोता भी सुनना चाहते हैं। केसरिया है रूप म्हारो, चमचमावे रे पैया में है घुंघरू न्यारो, छम छमावे रे आखन में जो प्रेम थारो, झिलमिलावे रे ओ मारे बलमा, ना छेड़ो ना। अब आपने ये जो गीत सुनाया, अब कौन से ऐसे जो फिल्मी गायक हैं जी, शास्त्रीय संगीत के, नहीं पुराने हो या नए, उनमें किसे पसंद करते हैं और किन्हें आप गुनगुनाते रहे हैं या गुनगुनाते हैं? एक गाना जो मेरे बहुत ही दिल के करीब है, रफ़ी साहब का गाया हुआ लेजेंडरी सॉन्ग है, तुम जो मिल गए हो। तो हंसते जख्म का मदन मोहन जी ने कितना खूबसूरत उसे कंपोज किया है, और उसमें आप देखेंगे कि गाने का जो अरेंजमेंट है वो इतना ज़्यादा सुंदर है। वायलेंस के पार्ट और रिदम सेक्शन, इतना बेहतरीन एक गाना कंपोज करना, और उसके साथ में इतना जब सुंदर म्यूजिक बनता है, तो वो ऐसे गाने होते हैं जो फॉरएवर आपके टॉप लिस्ट में होते हैं। बिल्कुल। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, और मैं ये गाना चाहूँगा और रफ़ी साहब को डेडिकेट करना चाहूँगा ये गाना। हम सुनने को तैयार हैं। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया।
खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया। जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो, जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया, कि जहां मिल गया। चूंकि शास्त्रीय संगीत आपका बेस रहा है जी। और फिल्म संगीत उससे निश्चित रूप से आप अलग मानते होंगे और थोड़ा अलग भी होता है जी। क्योंकि वो शास्त्रीयता को पूरी प्रधानता नहीं देता है, जी। सुगम संगीत का मिश्रण भी उसमें होता है जी। और कई तरह के प्रयोग भी उसमें किए जाते हैं। तो जब आप अब गा रहे हैं यहाँ पर, तो कौन से बदलाव आप देखते हैं इसमें? बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारे घराने में जैसे मैंने कहा कि शब्दों को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, तो जो बॉलीवुड म्यूजिक होता है वो लिरिक्स पे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के, क्योंकि आप देखेंगे कि शब्दों को ही लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं। क्लासिकल को लोगों ने ये समझ के रखा है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो बहुत हैवी होता है। वो हैवी कब बनता है? जब आप उसमें शब्दों पर ध्यान ना देके सिर्फ रागों पर और जो स्वर हैं उन पे ही ध्यान दे के बस फोकस वही करके, वो दबंग गायकी जो होती है उसका ज़्यादा प्रयोग होता है। तो उसमें क्या होता है, जो एक मिठास है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है। तो जब आप शब्दों को गौर से और ध्यान से उसको बोलें और गाएं, तो आपकी कनेक्शन जो है वो आपकी ऑडियंस के साथ बहुत इंस्टेंटली जुड़ जाती है। क्या बात, तो ये बात। आप देखेंगे कि हम जो बंदिशें भी गाते हैं, जैसे अगर यमन की ही मेरे परदादा जी की एक बंदिश है, दौरी दौरी जात पिया से मिलन को, दौरी दौरी जात पिया से मिलन को, जब से सुनी पिया आए घर के काज सब बिसार, दौरी दौरी जात पिया से मिलन को, दौरी दौरी जात। तो ये क्लासिकल भी है लेकिन शब्द समझ में आ रहे हैं। तो जब शब्द समझ में आते हैं, जब आप क्लासिकल भी गाते हैं, तो जनता के लिए, आम ऑडियंस के लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो वैसे ही जो ये घराने में मेरी जो ट्रेनिंग हुई है, तो लाइट गाने में उतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ मुझे। फिल्मी गाना हो या कोई ठुमरी हो या टप्पा हो या तराना हो या
एकदम ही कमर्शियल गाना हो तो ऐसे नहीं लगता कि अरे बहुत ही ज्यादा कुछ अलग ही कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि वो ही कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है वो थोड़ा लाइट अंदाज आ गया। अच्छा, गायकी और पार्श्व गायकी दोनों के बीच में डिफरेंस है, उस पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का, आपके गीत तो हम सुनेंगे ही आपकी आवाज में, आपकी पसंद का किसी अन्य गायक या गायिका का गीत अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाए तो क्या बात होगी? जी बिल्कुल। ये फिल्म आई थी माया मच्छिंदर, तो उसमें आशा जी का बहुत ही खूबसूरत गाना है जो कंपोज मेरे दादाजी ने ही किया, पंडित गोविंद प्रसाद जयपुरवाले जी ने, छलक रही बूंदे। मैं चाहूंगा कि हमारी जो ऑडियंस है वो ये गाना सुनिए और इसको एंजॉय करिए। कितने खूबसूरती से दादाजी ने कंपोज किया है और उतनी ही खूबसूरती से आशा जी ने गाया है। छलक रही बूंदे मितवा प्रेम रस पीले रे, मितवा प्रेम रस पीले। छलक रही बूंदे मितवा प्रेम रस पीले रे, मितवा प्रेम रस पीले। छलक रही बूंदे। प्रेम रसा चारे और रंग प्रेम रसा चारे और रंग प्रेम नगरी मदिरा भरी। छलक रही बूंदे मितवा प्रेम रस पीले रे, मितवा प्रेम रस पीले। छलक रही प्रेम घट मधु से भरे, चलत छलके हारे। प्रेम घट मधु से भरे, चलत छलके हारे। सजग छलिए काहे ना पिए, छलक रही बूंदे मितवा प्रेम रस पीले रे, मितवा प्रेम रस पीले। एक बार फिर स्वागत है सुदीप जयपुर वाले जी आपका। हमने इस गीत के पहले आपसे पूछना चाहा था कि गायक और पार्श्व गायक के बीच आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए, जब आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर से बुलाए जाते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से और मेरी सोच से बता रहा हूँ, आपने जो सीखा है वो तो आपको अप्लाई करना ही है, लेकिन जब आप एक स्टूडियो में एंटर करते हैं और जब आप एक फिल्म गाने का सिचुएशन और उस गाने के रिक्वायरमेंट, वो गाना किस जॉनर का है और उसमें कैसे गाने से उसमें जस्टिस होगा और म्यूजिक डायरेक्टर क्या चाह रहा है, वो कैसे आपको गवाना चाहता है, और या वो किस पर कैसे गवाना, किस कलाकार पर किस गवाना? कलाकार पर भी वो पिक्चराइज कैसा है, उसका सिचुएशन क्या है, उस गाने का फील क्या है, उसका अंदाज क्या है, मूड क्या है, तो ये सारी चीजें होती है। आपको एज अ लर्नर वहां पे जाना चाहिए सबसे पहले। आपके पास आपने सीखी हुई विद्या है, वो आपको कैसे उसको यूटिलाइज करना है, ये बात की बात है। जब आप स्टूडियो में एंटर करते हैं तो वो स्टूडियो ही आपका भगवान है, वो म्यूजिक डायरेक्टर ही आपका भगवान है, वो गाना ही आपका भगवान है, और उस कैरेक्टर का और उस गाने के जो लिरिक्स हैं उसको समझ के गाना। तो मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप एज क्लासिकल सिंगर जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं या फिर जब आप अपने गाने की प्रस्तुति देते हैं तो आप उस राग में डूबे हुए होते हैं, उस मूड में डूबे हुए होते हैं कि आज
मुझे ये गाना है या फिर मैं ये बंदिश गाऊंगा। लेकिन जब आप किसी और का गाना गा रहे हो तो वो आपसे क्या निकालना चाहते हैं, तो वो डिलीवर करना थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पार्ट होता है कि किसी गाने को जस्टिस करना जो एक सिंगर से बेटर एक म्यूजिक डायरेक्टर अपने गाने को ज्यादा अच्छा गा सकता है या समझ सकता है। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर की बात उस गाने में कह देना जैसे वो चाहता है, वो एक्टर के ऊपर जो आपकी आवाज है वो भी सूट कर जानी, वो जस्टिस हो जाना, वो फिर आवाज वो एक्टर के हिसाब से भी आवाज ढूंढते हैं लोग। तो मैं ये मानता हूं कि ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप किस इंटेंशन से जा रहे हो। कि ये नहीं कि मैंने सीखा हुआ, हाँ मैं तो कुछ भी आप अपने आप में परिवर्तन कितना कर सकते हैं, बदलाव अपने आप में ला सकते हैं, आप में आप जो सीखा हुआ है उसको कैसे मोल्ड कर सकते, कैसे अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से अलग गाने के हिसाब से। लेकिन वो तब आता है जब आप एज ए स्टूडेंट जाइए। जब मुझे मिथुन सर ने भी बुलाया या रहमान सर ने बुलाया या प्रीतम जी ने बुलाया, तो मैं ये सोच के जाता हूँ कि उनका गाना है, दे आर दी बॉस, मुझे सीखना है और फिर जैसे वो कहेंगे वैसे गाना है, जो मैंने सीखा हुआ है वो उसमें अप्लाई करना है और वो फिर भगवान के दया से अच्छा ही हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। अब देखिए ना कितना अच्छा हुआ है, PS1 में आपने गाना गाया है, इसमें फिर आपके कंपोजर जो हैं वो हैं AR रहमान। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा संगीत, इतने अच्छे इंसान, और संगीत की जहाँ तक बात करें, उनकी लोकप्रियता की बात करें तो वो किसी से छुपी नहीं और ना कभी छुप सकती है। तो उनके साथ काम करने का जो आपका अनुभव रहा है वो कैसा रहा है? उनके साथ काम करने का अनुभव मैं कहूँगा आउट ऑफ द वर्ल्ड है, वो इस दुनिया का ही नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि रहमान सर के साथ में ये मेरी 3rd मूवी है। पहले जो मेरा गाना जो रहमान सर के साथ में आया वो था बेनज़ारा, जो कि क्लासिकल टप्पा है। तो रहमान सर से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरा गाना सुना और इंस्टेंटली उनको मेरी आवाज़ पसंद आ गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नॉर्मल गाना तो ऐसे ही गवा सकता हूँ अभी कोई भी फिल्म में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दादाजी ने जो ये टप्पा गाया है वो तुम तैयार करो और तुम ये हम रिकॉर्ड करेंगे और इसे मैं एज अ सिंगल या फिर रिलीज करेंगे, जो भी होगा आप तुम तैयार करो। तो पहले तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाया कि भाई दादाजी का गाया हुआ उस लेवल का मैच करना वो एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि जनरेशन वाइज टैलेंट तो डिफर होता ही है, लेकिन जो उनकी गायकी थी मैं उनको फॉलो जरूर कर सकता हूँ, लेकिन उस लेवल को अचीव करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन रहमान सर ने इंस्पायर किया और मेरे पिताजी पंडित भवदीप जयपुरवाले जी ने उन्होंने मुझे ट्रेन किया। तो करीब वो 11 मिनट के टप्पे को तैयार करने में मुझे आप मानिए करीब 4 से 5 महीने लगे। 4 से 5 महीने लगे? जी 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 जी, क्योंकि जो टप्पा जो फॉर्म है, क्लासिकल में भी अलग अलग जॉनर्स होते हैं, जैसे तराना, ठुमरी, कजरी, होरी और टप्पा। तो टप्पा जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, उपशास्त्रीय संगीत। जी जी जी, जो कि पंजाब में शोरी मियाँ जी का इन्वेंटेड ये स्टाइल है। और इसमें ठहराव नहीं होता, इसमें आपको स्टार्टिंग से ही 6 मारना है। तो 6 मार दें, उसी टप्पे को आप हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए। जी मैं बिल्कुल सुना देता हूँ। बेनज़ारा जालिम जो तेंदा नैनुदा बरे नज़ारा जालिम जो तेंदा नैनुदा बरे नज़ारा जालिम जो बेनज़ारा जालिम
बिश्कोंदा हिला साडे बिश्कोंदा हिला साडे दिल भर झूम बरते दी छोरी शामत वाले नैन बरते दी छोरी शामत वाले नैन दा दा बेनजारा बेनजारा जालिम तंदालेलुदा बरे नजारा जालिम श्रोताओ, आप सुन रहे थे मॉम फिल्म का गीत और इस फिल्म में जो है श्रीदेवी, अक्षय खन्ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। साथ ही साथ ये आवाज़ भी थी जो आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ बैठी है। सुदीप जी, आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और आपसे और भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। जानना ये चाहते हैं कि जो आपने बताया कि 9 वर्ष की उम्र में आपने जो है सबसे पहले गाया, उसके बाद फिर आपने ऐसी कौन सी फिल्में की या कौन से स्टेज के ऐसे शोज़ किए या किसने आपको और ज़्यादा प्रभावित किया कि आप जो है फिल्म इंडस्ट्री की ओर आगे बढ़ें और इसके माध्यम से आप आम जनता तक, दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुँचें? सबसे ज़्यादा तो मेरे जो घराने की ट्रेनिंग है उसी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जब मैंने ये देखा कि हमारा जो सिखाने का पापा का जो तरीका है वो मैं कोई भी जॉनर में अप्लाई करूं तो वो अच्छा फिट हो जाता है और उसको जस्टिस हो जाता है। फिर AR रहमान सर ने बहुत इंस्पायर किया, बहुत ज़्यादा मुझे आशीर्वाद दिया। अभी जैसे मैंने अभी जो हमारी जो श्रोता है उन्होंने मॉम फिल्म का अभी बेनज़ारा टप्पा जो सुना, ये जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो मॉनिटर रूम में सिर्फ AR रहमान सर और डबिंग में सिर्फ मैं और इंजीनियर भी नहीं था। तो वो जो एक्सपीरियंस था कि आप जिनको बचपन से आइडलाइज करते हैं, मेंटोर की तरह मानते हैं और वो ही आपके साथ काम कर रहे हैं और वो आपका गाना लाइव सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उससे बड़ी चीज़ मैं मानता ही नहीं हूँ। मेरे लिए कुछ और है। और इस गाने के लिए रेडियो मिर्ची अवार्ड्स के लिए मेरा नॉमिनेशंस भी हुआ था अपकमिंग प्लेबैक सिंगर में। तो उसी मंच पे रहमान सर ने बोला था कि मेरा फेवरेट गाना इस साल का बेनज़ारा है। वाह। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर एक रीसेंट इंटरव्यू में उनके यूट्यूब चैनल पे रहमान सर ने अरिजीत सिंह के सामने मेरी गाने की तारीफ की कि बेनज़ारा में ये श्रीदेवी जी और नवाजुद्दीन जी के ऊपर पिक्चराइज हुआ था ये एक सीन पे गाना, और उन्होंने मेरा नाम लिया और कहा कि सुदीप ने बहुत ही ब्रिलियंटली उसको परफॉर्म किया। तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग होता है कि इतने बड़े लेजेंडरी मेस्ट्रो से जब आपको प्रेजिंग मिलती है और आपको तारीफ मिलती है और आशीर्वाद मिलता है तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ और ये चीज़ें बहुत इंस्पायर करती है। फिर लगता है कि कहीं ना कहीं कि हाँ, मैं प्लेबैक सिंगिंग में भी और आगे कर सकता हूँ, और उसका वापस श्रेय AR रहमान सर को ही जाता है कि पहले तो टप्पा हार्डकोर क्लासिकल गवाया और उसके बाद में अभी एक कमर्शियल गाना जो हमारी आम जनता है, जो हमारी ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं वो इसे गुनगुना सकते हैं, साथ में गा सकते हैं, ऐसा गाना मुझसे गवाया। तो कौन सा गाना है ये PS1 का ही, पोन्नियिन सेल्वन 1 का हिंदी संस्करण है, उसमें जी, जो आपने गाया है। देवारलन नाच नाम है इस गाने का। तो हम भी सुन सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो गाना है इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये गाना AR रहमान सर स्पेशली बाली गए थे इंडोनेशिया और वहाँ पे मंकी चैंट होता है, तो उस पे रिसर्च करके ये गाना वहाँ से इंस्पायर होके रहमान सर ने क्रिएट करके बनाया है इसे। तो इसमें बहुत ज़्यादा वोकल परकशंस और वॉइसिंग से ये गाना क्रिएट किया गया है और इसमें जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत कम यूज़ हुए हैं।
तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे ब्रीफ भी यही मिला था कि आपको गाने के मूड के हिसाब से गाना है। तो मैंने इस गाने को बहुत ज़्यादा एक ओपन थ्रोटेड वॉइस, एक स्माइल के साथ में, क्योंकि इस गाने में भक्ति भी आप फील करेंगे। माता काली का इसमें वर्ण है, फिर कार्तिकी जी के ऊपर है, देवो के हो देवारे कार्तिके मुरगारे। तो ये 2 मिनट के बाद में मेरा गाना आता है। पहले तो ये बिल्टअप होता है बैकिंग वोकल्स के और वॉइसिंग के साथ में, चैंट्स के थ्रू, और फिर उसके बाद में मेरे जो गाने के लिरिक्स हैं, देवो के हो देवारे कार्तिके मुरगारे, तो वो मैं 2 लाइन सुना देता हूँ आपको। बिल्कुल, स्वागत है जी। देवो के हो देवारे कार्तिके मुरगारे, अस्त्र के हो राजा तुम, शास्त्र के साक्षर तुम, रक्षा में तुम्हारी जीते हैं, अस्त्र से तुम्हारे लड़ते हैं, राजाओं के राजा हो तुम ही, तुम्हारी ही दया से हम पलते हैं। बरखा फिर बरसेगी ना, धरती फिर फलेगी ना, राज फिर चमकेगा ना, आशाएं पूरी होंगी ही ना। हो देवो के हो देवारे कार्तिके मुरगारे, देवो के हो देवारे कार्तिके मुरगारे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। और ये बहुत लोकप्रिय हो रहा है ये जी, गाना। जी। आपने पहले ही जो है इतने बड़े संगीतकार के साथ काम कर लिया है कि बाकी के जो दूसरे संगीतकार हैं उनको आप अप्रोच करते हैं या नहीं? आने वाले दिनों में आपके काम को हम सुन पाएंगे, वो किस तरह से होगा? देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मेरा तो जन्म ही म्यूज़िक इंडस्ट्री में हुआ है। तो रिकॉर्डिंग्स तो बचपन से ही पापा के साथ जाना और अरेंजमेंट उनका सुनना और काम देखना, तो कितने लोगों से तो बचपन में ही मुलाकात हो गई, तो वो पहचान करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे आपकी गायकी पूरा बोल देते हैं, अलग से किसी पहचान की जरूरत नहीं है। आपकी पसंद का गीत अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाए तो क्या बात होगी? जी बिल्कुल, माया मच्छिंदर। उसी फिल्म से एक और गाना था जो मैं गुनगुना चाहूंगा अपने ऑडियंस के लिए। मैं गाना चाहूंगा घूम रही माया ठगनी, अलख निरंजन। तो ये दादाजी ने गाया था, तो 2 लाइन में आपको गा के सुनाता हूँ। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे, मोह का पिंजरा ये जग है, यहाँ कल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, भज मन अलख निरंजन। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए माया मच्छिंदर का ये गीत सुनते हैं। सोना चांदी रतन जवाहर, ये सब काम न आएगा, मौत पकड़ ले जाएगी एक दिन, मरघट राख बना लेगा। भर ले तू संतोष के धन से, तन और मन की गगरिया रे। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे, मोह का पिंजरा ये जग है, यहाँ कल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। माया
तेरी गठरिया रे, मोह का पिंजरा ये जग है, यहाँ कल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। बन पर्वत जंगल बस्ती से पूछूं तेरा ठिकाना रे, ढूंढ ही लूंगा तुझे भले ही जीवन पड़े गवाना रे। सुन के मेरी पुकार, सुन के मेरी पुकार हिलेगी ऊंची तेरी अटरिया रे। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजरा ये जग है, यहाँ कल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी, अलख निरंजन। इस घर में पैदा होने की वजह से लोगों से मिलना, रहमान सर से मिलना उतना मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद में आपका सिर्फ टैलेंट है, पापा एक बार मिलवा सकते हैं, लेकिन अगर टैलेंट ना हो, आपकी मेहनत और रियाज ना हो, तो फिर बार बार कोई बुलाता नहीं है। आप देखेंगे कि क्लासिकल होने की वजह से लोग ये बुलाते हैं। जैसे प्रीतम सर के यहाँ से मुझे फ़ोन आया और कहा कि ये गाना मैंने बनाया है और इसमें तराना और सरगम तुम ऐड करना है और इसमें डिज़ाइन करो। तो श्रेया घोषाल जी ने ये गाना घर मोरे परदेसिया, जो करीब 100 मिलियन व्यूज़ से ज़्यादा इसके यूट्यूब पे व्यूज़ हुए हैं और बहुत ज़्यादा सुपर हिट गाना है ये। तो उसमें जो तराना है और जो सरगम है वो मैंने क्रिएट किया है, वो मैंने डिज़ाइन किया है कि वो कैसे होगा। क्या बात है। तो वो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा फिल्मी गाना है, बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल गाना है। तो घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, इस टाइप का वो गाना है। तो उसमें जब मैं तराना जब बना रहा था तो यही दिमाग में था कि गाने को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करके उसी की ब्यूटी में रहे। तो वो गाने में मैंने श्याम कल्याण राग में भी एक तराना बनाया, उसमें करीब 2-3 तराने हैं। स्टार्ट जो तराना होता है वो मैंने ऐसे बनाया, तदीय नदीम दिरतन देनोम, तदीय नदीम दिरतन देनोम, तदीय नदीम। फिर एक बीच में और एक तराना आता है अंतरे के बाद में, दीम तदेर ना दिर दिर तदारे, दीम तदेर ना दिर दिर तदारे, तदियन तदेरे ना दीम, तदियन तदेरे ना दीम, तदियन तदेरे ना दीम, तदेरे ना दिर दिर तदारे। आप देखेंगे कि गाने के साथ में जैसे जोड़ता है, तो वो काम मैं तभी कर पाया क्योंकि ये काम को सीखना और जानना। तो प्रीतम सर के यहाँ से ये फ़ोन आ गया। प्लस आप देखेंगे अभी शमशेरा मूवी में मैंने नीति मोहन और अरिजीत सिंह के साथ में एक गाना गाया मिथुन जी की कॉम्पोजिशन में। तो उसमें भी जो मिथुन सर ने कंपोज किया था वो ये था, ये इश्क की बारिश हुई, मुझको तेरी ख्वाहिश हुई, लगता है आज की बेपना मोहब्बत की एक नुमाइश हुई, ये इश्क की बारिश हुई, मुझको तेरी ख्वाहिश हुई, लगता है आज की बेपना मोहब्बत की एक नुमाइश हुई। पसारनी सा सारे धारे सारे गा मारनी सारे सा। तो सरगम से गाना एंड होता है मेरी आवाज में। तो देखेंगे कि इसमें कमर्शियल भी है, जो इश्क की बारिश हुई ये पार्ट, फिर इसमें पढ़ंत भी मैंने किया है और इसमें आलाप भी है और सरगम भी है। तो जब एक ही गाने में इतने सारी चीजें जोड़ती है और वो गाने की डेप्थ और बढ़ जाती है, उससे ऑडियंस कनेक्ट भी करती है, ये ऑडियंस को सुनना काफी पसंद है।
जो तराना हो गया, जो आलाप हो गया, वो एक अलग आपको एक टप्पा फील है देता आपका, है। जी जी, हाँ। कहीं ना कहीं यही मानता हूँ कि किसी भी सिंगर के लिए, चाहे वो हिंदुस्तानी क्लासिकल हो या वेस्टर्न क्लासिकल हो या कर्नाटिक क्लासिकल हो, अपना बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जो सीख के आता है वो एक गाने में अलग बात पैदा कर सकता है। ये जो प्रयोग होते हैं फिल्मी गानों में खास जी। करके, जैसे अभी आपने बताया जी। कि एक ही गाने में बहुत सारी जो है विधाएं जो हैं जी, वो जी। सम्मिलित हो जाती हैं, जी। और फिर पर्दे पर उसे पिक्चराइज किस तरह से किया जाना जी, है, जी, जी। निर्देशक की अपनी दृष्टि होती है, जी, जी, संगीतकार उसे उस ढंग से कंपोज करता है, फिर जी। गायक उसे आवाज देकर जीवंत बना देता है, और बिल्कुल। दर्शक जो है उसे पसंद कर कर लोकप्रिय बना देते हैं। एक लोकप्रिय गायक के रूप में आप उभरते जा रहे हैं। आपको सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं अपने तमाम जो प्रश्न हैं, मैं जो आपसे पूछना चाहता था, वो तमाम प्रश्न मैं भूलता सा जा रहा हूँ। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आप सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, यही एक खासियत है क्लासिकल की, क्योंकि इतनी गहराई है। जो बात आपने कही है वही मेरे दिमाग में आ रहा है कि वो तराना आलिया भट्ट और माधुरी दीक्षित जी पे पिक्चराइज हुआ, और माधुरी जी ने कथक सीखा है पंडित हजारी लाल जी, जो कि मेरे पिताजी के ही फूफा जी हैं। जी जी आप देखेंगे जब उन्होंने ये तराने पे भाव किए और जो परफॉर्म किया, तो वो नजर आ जाता है कि ये इन्होंने सीखा है, ये विद्या और ये कथक और ये सब उन्होंने सीखा, उस वजह से वो कर पा रहे हैं। दर्शनीय और असरदार हो जाता है, हाँ, तो वो सुनने में भी और दिखने में भी उतना ही वो सुंदर नजर प्रभावी आता होता है। है। जी, हाँ, और बिल्कुल। ये जैसे शमशेरा का भी जो गाना है रणबीर कपूर के ऊपर पिक्चराइज हुआ, तो ये तो रोमांटिक गाना था, लेकिन रोमांटिक गाने में भी क्लासिकल आ रहा है तो वो बुरा नहीं लग रहा, वो उस गाने के इमोशन और मूड के हिसाब से और ही आ रहा बढ़ाता है। और ज्यादा उसमें गहराई बिल्कुल। पैदा कर रहा है। तो मैं यही मानता हूँ कि जो हमारा ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, वो इतना वास्ट है, वो इतना गहरा है कि जितना उसमें डूबेंगे उतनी सारी बातें पैदा होगी, और वो हर हिसाब से कोई भी जॉनर को उतना ही सुंदर और खूबसूरत बना देता है। जस्टिफाई कर सकेगा जी। और सुनने के लिए कर्णप्रिय बना सकेगा। जी, अच्छा, बिल्कुल। एक बात है कि बहुत सारे गायकों को आपने, अलग गायकों को भी सुना होगा। जी। फिल्म संगीत के कुछ ऐसे गायक या संगीतकार भी होंगे जो आपको प्रभावित करते हैं या आप जिन्हें सुनना पसंद करते हैं, उनके नाम आप ले सकते हैं या उनके कोई गीत आपको याद आ रहे हैं तो हमारे श्रोताओं को आप सुनवा सकते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है वो लता जी और रफ़ी साहब, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन है जिनको आप एक गाने को सुन के इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो लता जी का मैं चाहूँगा, जो हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारी जो श्रोता है, जो सुनने Listeners वाले हैं, हैं, लिसनर्स जी। हैं, वो लता जी का बहुत ही खूबसूरत गाना है नाम गुम जाएगा, वो सुने और उसका आनंद लें। क्योंकि मेरे दादाजी कहा करते थे कि लता जी इतना सुर में गाती हैं कि जो पीछे जो ऑर्केस्ट्रा बज रहा है वो भी बेसुरा साउंड करता है, वो इतनी सुरीली है, और ये सच है। इसीलिए हम सब माँ सरस्वती से उन्हें पूछते हैं। एक होता है स्वर लगाना, आपको तानपुरा मिला या आपको कीबोर्ड मिला या आपको हारमोनियम मिला, उसमें स्वर बजा, आपने मिला के उसको रियाज से अपने सही लगा दिया। लेकिन स्वर के अंदर का जो स्वर होता है, वो जब लगता है, उसका जो फील होता है और उसका जो असर होता है, वो सिर्फ उस गाने के लिए नहीं होता, वो जन्मों जन्मों तक होता है। यही वजह है कि लता जी को वो अमर बरसों है। से सुनते आ रहे हैं, वो अमर और है, बरसों तक सुनते ही रहेंगे। रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह वो स्वर है। मैं यही कहना चाहूंगा कि श्रोता इस गाने में ये नोटिस करें कि कैसे उन्होंने शब्द को पकड़ा है और छोड़ा है, और वो कितने सुर में है। मतलब आप देखेंगे कि एक होता है जब हम घर से कभी निकल जाते हैं और अचानक बारिश हो जाए और आप भीग जाते हैं, थोड़ी देर तो वो इरिटेशन लगता है, लेकिन उसका आप अलग आनंद भी ले सकते हैं। वैसे ही जैसे मेरे परदादा जी, दादाजी, लता जी, आशा जी, ये इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि आप उनके स्वरों में भीग सकते हैं। क्या बात है, तो चलिए भीग जाते हाँ, हैं। बिल्कुल भीगना चाहिए जी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे
गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिराग फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जीव रात हो, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता था, आप तो संगीत से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब फिल्मों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है मॉडर्न जो म्यूज़िक है, देश विदेश का जो म्यूज़िक है वो भी जुड़ता है। तो जो ये बदलता हुआ फिल्मी संगीत है, इसमें अपने आप को एडजस्ट करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती? दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बहुत ही डिजिटल जैसे वर्ल्ड हो गया वैसे ही डिजिटल साउंड भी हो गया। देखेंगे कि लाइव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ वो बहुत कम हो गया है, पहले जैसे होते थे रिकॉर्डिंग्स, अभी एक कीबोर्ड से ही काफ़ी कुछ हो जाता है। तो जब आप नॉर्मली भी सुनेंगे कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि अपने स्टूडियो में इतने सारे तानपुरे हैं, तो इनकी आवाज़, एक तानपुरा अगर बजेगा तो वो आपके लिए शोर नहीं कभी बन सकता, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा थोड़ी देर आप 2 घंटे सुनिए तो वो एक शोर बन जाता है। ओरिजिनल तानपुरा है जो बड़ा, जो तुम्बा होता है, तार को मिलाकर और फिर जब रियाज होता है, तो आप देखेंगे कि तानपुरे पे जो गाने वाला सिंगर है उसकी एक बात और उसका स्वर अलग ही बोलता है, वो बहुत सच्चा साउंड करता है। अब वैसे ही आप देखेंगे कि आजकल ज़्यादा गाने याद क्यों नहीं रहते जी, क्योंकि जो ओरिजिनलिटी है और जो उस पे जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं उतनी जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि बहुत शॉर्टकट में बन जाता है और काम भी एक कीबोर्ड पे बहुत आसानी से हो जाता है। अगर कीबोर्ड पे एक सितार का साउंड बना है या फिर बजाया गया है या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का साउंड है, लेकिन अगर वो इंस्ट्रूमेंट वो प्लेयर आके स्टूडियो में रिकॉर्ड करेगा तो वही पार्ट, वही चीज़ आपको उसका असर अलग सुनाई देगा। तो उससे असर क्या होता है? उससे असर ये हो रहा है कि आप अपने हिसाब से बताइए। मैं मेरे हिसाब से ये बोल रहा हूँ कि आजकल के जो गाने हैं वो एक जैसे साउंड करते हैं। ज्यादातर सिंगर्स में भी आप बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये किसने गाया, ये किसने गाया, ये किसने गाया। एक अलग आवाज जो है, जैसे हम आवाज से सिंगर को जानते थे,
वो आज बहुत कम हो गया है। और दूसरी चीज, उसका जो गाने का जो जीवन है वो बहुत शॉर्ट हो गया, क्योंकि जब मेहनत शॉर्ट हो जाती है तो उसका असर भी शॉर्ट हो जाता है और फिर वो बहुत ज्यादा आगे तक नहीं लोगों को याद रहता। लेकिन पुराने गाने आज भी लोगों को याद इसीलिए रहते हैं क्योंकि उस पे जो मेहनत है, एक एक गाने पे 20-20 दिन 25-25 दिन मेहनत हो रही है। तो सिंगर भी उतना ही रियाज कर रहा है, वो गाने को गा रहा है बार बार, म्यूजिशियन भी वो पार्ट उतनी देर बजा रहा है और ईमानदारी से आके फिर स्टूडियो में एक भी गलती ना होके उसको रिकॉर्ड करना। टेक्नोलॉजी का यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन सारा ही खेल अगर टेक्नोलॉजी पे ही हो जाए, उस वजह से ये असर दिख रहा है कि गानों में वो बात होनी चाहिए, वो वैसी बात हर गाने में नहीं आ रही। आप परंपरागत रूप से जो है शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं जी। रियाज आपने उसी आधार पर किया है, लेकिन आज का जो दौर है वो इसी तरह से तेजी से भाग रहा है। फिल्में भी जब हम देखते हैं, पहले कहानियां प्रमुख हुआ करती थी, किरदार प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन अब जो है VFX भी जो है प्रभावी हो गया है। संगीत में जैसा आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकली यूज किया जा रहा है, तो उसके बीच में अपने आप से आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो नई तकनीक है इसकी ओर बढ़े या पुराने को साथ में लेकर चलते हुए आगे बढ़े? नहीं, अपने बेस को तो कभी ना छोड़ें, क्योंकि अगर मुझे जैसे कमर्शियल गाना मिला है उसके लिए मैं ये नहीं कि मैं कमर्शियल गानों के पीछे भागते रहूं। मैं अपना क्लासिकल जो है, मेरा जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है उसको मैं करते रहूंगा और मुझे ये मौके ऐसे मिलेंगे तो उसको भी मैं करना चाहूंगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है कि ये सभी कंटेस्टेंट जो सिंगर्स हैं, मैं अपकमिंग उनसे ये कहना चाहूंगा कि अपना सीखना कभी ना छोड़ें, अपने रूट से जुड़े रहें। फिर जो भी आप करें, आप लाइव शोज करें, आप पॉपुलर सिंगिंग करें, आप अरेबिक गाना गाएं या आप कोई भी गाना गाएं, आप किस तरीके का भी परफॉर्मेंस करें, लेकिन आप अपने रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें। और कलाकार को तो जुड़ा होना बहुत जरूरी है, जी। क्योंकि तभी जो दर्शक श्रोता हैं वो भी जमीन पर ही रहेंगे। जी। क्योंकि ये जिम्मेदारी कलाकारों की भी बनती है जी। कि आप अपनी मेहनत जिस तरह से आपने की है, रियाज जिस तरह से किया है, जी। सुर जिस तरह से आपने साधा है, जी। वो उसी रूप में, प्योर रूप में जो है वहां तक पहुंचे जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। अब आप देखेंगे कि म्यूजिक इंडस्ट्री में मेरे परिवार को क्लासिकल के लिए बहुत ही मान्यता मिली है और बहुत रिस्पेक्ट आज तक मिलती है। बिल्कुल। लेकिन हमारा ही ऐसा एक परिवार है जिसने 4 जनरेशन ने प्लेबैक सिंगिंग किया है, फिल्म्स में गाया है। क्या हुआ ये बात? मेरे परदादा जी पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी, गुणी गंधर्व जी, उन्होंने तानारीरी मूवी में गुजराती में प्लेबैक किया था। फिर रागिनी फिल्म में छेड़ दिए मेरे मन के तार, वो नियाज अहमद खान साहब के साथ में गाया। फिर मेरे दादाजी ने फिल्म घमंडी, माया मच्छिंदर, आशा भोसले जी के साथ, रफी साहब जी के साथ में गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी ने, पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी ने, इन्होंने गाया। मेरे पिताजी ने परदेसी बाबू में गाया। फिर एक फिल्म आई थी शेर बाजार, जिसमें गाना था किस्मत में क्या लिखा है, उत्पल विश्वास जी का म्यूजिक था, वो भी मेरे पिताजी ने गाया। फिर मैं भी प्लेबैक कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये जो हमारी जो फैमिली है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप कैसे क्लासिकल भी कर सकते हैं और कैसे आप लाइट और प्लेबैक में दोनों भी के आप, बीच सामंजस्य कैसे बैठा सकते हैं, कैसे आप दोनों जॉनर को कैसे आप जस्टिस दे सकते हैं। बस आपका रियाज सच्चा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। अच्छा, आने वाली फिल्में आपकी जो हैं वो कौन सी हैं, या जो प्रोजेक्ट्स हैं आगे के और जी, प्राइवेट एल्बम्स वगैरह? नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में एक गुजराती फिल्म आ रही है कैरी, तो उसमें मैंने गुजराती एक गाना गाया है और वो पिक्चराइज भी मुझ पर हुआ है। वाह। और कुछ सिंगल्स वगैरह आ रहे हैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक, वो उस पे भी मेहनत चल रही है। फोकस थोड़ा ये है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में मैं गाऊं, तमिल है, मराठी है और पंजाबी है, राजस्थानी है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में। हालांकि मैंने गाया है, गुजराती में भी गाया है, राजस्थान मारवाड़ी में भी एक गाने गाए हैं, और लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर करना वो मैं करना चाहता हूँ। बिल्कुल करेंगे आप, और आपकी आवाज इस देश के ही नहीं लगभग समूचे विश्व में गूंजेगी, लोगों तक पहुंचेगी। हम ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। सुदीप जयपुर वाले जी, आपने जो हमें यहाँ पर समय दिया, अपनी गायकी से अवगत कराया, बड़े ही सुरीले ढंग से आपने जो गाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले वर्षों में आप बहुत अच्छा और बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के मेहमान श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पार्श्व गायक सुदीप जयपुर वाले। इनसे जी श्याम की बातचीत। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था HR पाटले का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।
नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।